अब हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा के बारे में। एड्रिनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा जो रहता है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर है और इसका इंसिडेंस होता है ऑलमोस्ट 1 मिलियन में 1 से 2 केस होता है। ये काफ़ी पुअर प्रोग्नोसिस होता है इसका और ये आइदर फंक्शनल हो सकता है या नॉन फंक्शनल हो सकता है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करें इसकी एटियोलॉजी की, तो ये बेसिकली एड्रिनल के कॉर्टेक्स सेल से अराइज़ करता है और ज़्यादातर ये स्पोरेडिक होता है। कुछ केसेज़ में ये फ़ैमिलियल होता है, जिसमें हम बात करें तो ली-फ्राउ-मेनी सिंड्रोम होता है और बेकविथ-विडमैन सिंड्रोम होता है। यूजुअली ये नॉन फंक्शनल होता है और फंक्शनल भी हो सकता है। जब फंक्शनल होता है तो ये हार्मोन सीक्रेट करता है और जैसा हम जानते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड हम देख सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का जो है किडनी के सुपीरियर सरफेस पे रहता है, बीच में मेडुला है, बाहर कॉर्टेक्स। अगर कॉर्टेक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है जीएफआर। तो सबसे बाहर जो रहेगी वो ग्लोमेरुलोसा होती है, फिर फेसिकुलेटा होती है और रेटिकुलरिस होती है। अब जो ग्लोमेरुलोसा लेयर होती है वो सीक्रेट करती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड दैट इज एंड्रोजन्स। जबकि मेडुला की बात करें तो मेडुला जो रहता है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन सीक्रेट करता है और ये सिंपैथेटिक होता है। फिर जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें, जो ग्लोमेरुलोसा से निकलना है, उसमें क्या एग्जांपल है, एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉर्टिसोल और रेटिकुलरिस में एंड्रोजन या डीएचईए। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर होगा तो ये तीनों सेल लीनिएज जो है लाइन बढ़ जाएंगी और ये पर्टिकुलर जो रिस्पेक्टिव हार्मोन है वो सिक्रीट करेंगे और उसकी वजह से बीमारियां होंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोमेरुलोसा, अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाएगा तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को हाइपरटेंशन। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन बढ़ने की वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन। फिर अगर हम बात करें, दूसरा है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ज़्यादा अगर सीक्रेट होता है तो कुशिंग्स सिंड्रोम हो जाता है। और तीसरा है एंड्रोजन। एंड्रोजन अगर ज़्यादा सीक्रेट होता है तो विरिलाइजेशन होगा और एंड्रोजन पेरिफेरल कन्वर्जन होके एस्ट्रोजन में और गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है। जबकि अगर नॉन फंक्शनल की बात करें तो वो इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं इमेजिंग पे या कभी-कभी मास इफेक्ट भी होता है उनका। तो अब बात करें क्लिनिकल फीचर की। सबसे पहले हम नॉन फंक्शनल को देख लेते हैं। जो नॉन फंक्शनल होते हैं यूजुअली मास की तरह प्रेज़ेंट करते हैं। कई बार फ्लैंक या एब्डोमिनल पेन हो सकता है। पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम हो सकते हैं नॉन फंक्शनल वाले में, और क्योंकि ये ट्यूमर है तो वेट लॉस होता है। अगर हम फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल में जैसा हमने डिस्कस किया था कि कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। फिर कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, कॉर्टिसोल का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। अब कॉर्टिसोल जो है ज़्यादा सीक्रेट होगा तो पेशेंट को स्टेरॉइड वाले जो फीचर्स हैं वो आएँगे, सेंट्रल ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। फिर उसके बाद विरिलाइजेशन। अब विरिलाइजेशन होगा वुमेन्स के केस में और मेन के केस में फेमिनाइजेशन होता है। तो जो मेन होता है उसमें गायनेकोमेस्टिया और टेस्टिकुलर एट्रोफी होगा। जबकि फीमेल के केस में क्या होगा, हिर्सुटिज़म और डीपनिंग ऑफ वॉइस होगा। फिर इसमें क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ सकता है जिसकी वजह से कॉन सिंड्रोम हो जाता है। पेशेंट को होगा हाइपरटेंशन और हाइपोकैलेमिया। इसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, सोडियम रिटेंशन होगा। सोडियम रिटेंशन होगा तो हाइपरटेंशन होगा और सोडियम रिटेन होता है तो हाइपोकैलेमिया हो जाता है। फिर अब बात करें डायग्नोसिस का, तो ये देखने के लिए कि ट्यूमर फंक्शनल है कि नहीं, सबसे पहले हम जो टेस्ट करते हैं वो होता है कॉर्टिसोल के एक्सेस के लिए। तो जो कॉर्टिसोल के एक्सेस के लिए जो टेस्ट होता है, कुछ टेस्ट होते हैं। सबसे पहले जो रहता है बॉडी में स्टेरॉइड है कि नहीं, तो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट क्या होता है, इसमें हम लोग बेसिकली जो रहता है अलग से 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन बॉडी में देते हैं। अब डेक्सामेथासोन हमने अलग से दिया तो होगा क्या कि बॉडी अगर नॉर्मल होगी, अगर उसमें ट्यूमर नहीं होगा, तो अब एक्स्ट्रा मिलने की वजह से अगर एक्सिस इंटैक्ट रहेगा तो कॉर्टिसोल का सिक्रीशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दिया है और उसके बाद भी फिर जब हमने टेस्ट किया और उसमें स्टेरॉइड बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब जो कॉर्टिसोल का एक्सेस है वो क्यों है? क्योंकि ट्यूमर जो है कॉर्टिसोल सिक्रीट कर रहा है। फिर दूसरा होता है, हम लोग रात में मिडनाइट में क्या होता है, यूजुअली कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रात को सीरम या सलाइवरी कॉर्टिसोल लेके मेजर करते हैं। तो सीरम और सलाइवरी जो कॉर्टिसोल जब हम रात में लेकर के मेजर करेंगे
तो यूजुअली वो कम होना चाहिए। अगर वो बढ़ा हुआ आया है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कॉर्टिसोल जो है बढ़ा हुआ है, कॉर्टिसोल एक्सेस है। तो जब हम जो तीसरा टेस्ट है वो होता है 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल। अब बात करें जब 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन टेस्ट करते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल कितना होना चाहिए? तो यूजुअली 1.8 माइक्रोग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए या 50 नैनो मोल पर लीटर से। तो इससे कम होता है तो नॉर्मल होगा, बट अगर इससे ज़्यादा बड़ा रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को कॉर्टिसोल का एक्सेस है और ट्यूमर है। फिर दूसरा हम लोग एंड्रोजन का जो एक्सेस है या एस्ट्रोजन का उसको चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग किसका सल्फेटेड दिया का या टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्राडियोल का डायरेक्ट जो लेवल है वो मेज़र कर लेते हैं। फिर तीसरा है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का अगर एक्सेस है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्डोस्टेरॉन टू रेनिन रेशियो कराते हैं। एल्डोस्टेरॉन टू रेनिन रेशियो क्यों कराते हैं? क्योंकि जो रेनिन रहता है वही एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट कराता है और जब एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा होता है तो रेनिन को कम कर देता है। अब चूँकि अगर पेशेंट में ट्यूमर है तो अगर एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा होगा तो रेनिन कम हो जाएगा। तो यूजुअली जो रहता है, जो एड्रेनल ट्यूमर रहेगा इन प्राइमरी, अगर एल्डोस्टेरोनिज़्म की बात करें तो उसमें एड्रेनल ट्यूमर लार्ज अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन बनाएगा, जिसकी वजह से किडनी जो होगी रेनिन के प्रोडक्शन को सप्रेस कर देगी। इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? हाई रेशियो मिलेगा, हाई रेशियो। फिर अब बात करें फियोक्रोमोसाइटोमा, हम लोग फियोक्रोमोसाइटोमा को एक्सक्लूड आउट इसलिए करना चाहिए क्योंकि एड्रेनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा का जो ट्यूमर है ऑलमोस्ट 1 से 2 केसेज़ होते हैं पर मिलियन, जबकि फियोक्रोमोसाइटोमा का इंसिडेंस कितना है? 2 से 8 केसेज़ होते हैं पर मिलियन और दोनों एड्रेनल ग्लैंड में है। तो हमें हमेशा जो रहता है जब भी कैंसर के लिए ऑपरेट करते हैं तो उससे पहले फियोक्रोमोसाइटोमा जो रहता है उसको रूल आउट कर लेना चाहिए क्योंकि इसका मैनेजमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इंट्राऑपरेटिवली। तो अब जो अगर एडेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा की बात करें तो अगर फंक्शनल ट्यूमर है, तो किसी भी साइज़ का होगा तो हमें ट्यूमर को निकालना होगा क्योंकि जो कंटीन्यूअस ओवर प्रोडक्शन होता है कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरोन या कैटेकोलामीन, तो वो काम करता है मेटाबॉलिक पॉइज़न की तरह जिसकी वजह से सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉर्टिसोल की वजह से क्या होगा? डायबिटीज़ हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। जबकि अगर एल्डोस्टेरॉन जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, उससे अगर होगा तो उस बढ़ेगा तो जो हाइपरटेंशन होगा वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक और फाइनली किडनी फेलियर। जबकि अगर हम कैटेकोलामीन एक्सेस की बात करें जो कि फियोक्रोमोसाइटोमा में होगा तो उससे लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है, हार्ट पैल्पिटेशन और एंजाइटी होने लगती है। तो इस वजह से हमें ट्यूमर को किसी भी साइज़ का हो निकालना होता है। फिर हम सबसे पहले जो इमेजिंग की बात करें तो सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन प्रिफर्ड मोडालिटी होता है और जो एड्रेनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा होता है उसमें देखा गया है कि यूजुअली वो 4 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। उसकी मार्जिन्स इरेगुलर होती है और वो हेटेरोजेनस ट्यूमर होता है। फिर नॉन कंट्रास्ट में देखा गया कि उसका एचयू 10 से ज़्यादा ही होता है और कंट्रास्ट एनहांस जब करते हैं तो डिलेड वॉश आउट होता है कंट्रास्ट का। फिर इसमें कैल्सिफिकेशन और लोकल इन्वेजन बहुत ही कॉमन होता है। एमआरआई कब करते हैं? एमआरआई जब सीटी फाइंडिंग्स अगर इक्विवोकल हैं या ट्यूमर लार्ज है तो ऐसे केसेस में एमआरआई करते हैं। एमआरआई में जो T2 इमेजिंग देखेंगे तो उसमें हाइपर इंटेंस मिलेगा और वो भी हेटेरोजेनस टाइप का। जबकि T1 में कैसा मिलेगा? उसका अपोजिट हाइपो इंटेंस या आइसो इंटेंस। फिर हम पेट सीटी या एफडीजी पेट भी कर सकते हैं। तो ये करते हैं हम लोग बेसिकली मेटास्टेसिस के लिए। फिर एड्रेनल वेन सैंपलिंग जो होता है वो बहुत रेयरली ही करने की ज़रूरत पड़ती है। बायोप्सी की बात करें तो बायोप्सी जो रहता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है जब तक कि हम मेटास्टैटिक डिजीज़ सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बायोप्सी जो रहता है, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट चेंज कर सकता है। इससे मैलिग्नेंसी जो रहती है वो डिसेमिनेट कर सकती है और इनॉपरेबल हो सकती है। फिर इसके हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए हम लोग वीज़ क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। वीज़ क्राइटेरिया में क्या-क्या फीचर्स यूज़ देखते हैं हम लोग? सबसे पहले देखते हैं रेट, रेट देखते हैं। हमें वीज़ क्राइटेरिया याद करने के लिए रानी याद कर लो, तो रानी रेट हो गया, तो हाई माइटोटिक रेट। फिर ए से क्या होगा? ए से होगा एटिपिकल माइटोसिस, एन से क्या होगा? नेक्रोसिस और आई से क्या होगा? इन्वेजन। तो कैप्सुलर या वास्कुलर इन्वेजन। आई माइटोटिक रेट, एटिपिकल माइटोसिस, एन से नेक्रोसिस, आई से इन्वेजन, कैप्सुलर या वास्कुलर इन्वेजन। अगर Ki-67 की बात करें तो Ki-67 10% से ज़्यादा होता है और इसका मतलब ये होता है कि ट्यूमर जो है काफ़ी एग्रेसिव है। फिर इसके क्लासिफिकेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है इनसेट ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें स्टेज 4 होता है, अगर मेटास्टेसिस हो रहा है तो स्टेज 4, स्टेज 3 में
लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है या लोकल इन्वेजन होता है। फिर अगर स्टेज 1 की बात करें तो लेस देन 5 सेंटीमीटर, स्टेज 2 में मोर देन 5 सेंटीमीटर। तो कैसे इंपॉर्टेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें R0 रिसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वही गोल्ड स्टैंडर्ड है। और एड्रेनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा में ओपन सर्जरी प्रेफर किया जाता है रेदर देन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में देयर इज चांस कि कैप्सुलर रप्चर हो जाए तो ऑन्कोलॉजिकल क्लियरेंस ना हो पाए। फिर लिम्फेडेनेक्टोमी करना जरूरी होता है क्योंकि इससे एक्यूरेट स्टेजिंग और पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ सर्वाइवल पता चलता है। फिर हमें सर्जरी से पहले बायोप्सी जो है उसको अवॉइड करना चाहिए ड्यू टू रिस्क ऑफ सीडिंग। अब एडजुवेंट थेरेपी की बात करें जो सर्जरी के बाद देते हैं वो होता है माइटोटेन। माइटोटेन जो रहता है एक एड्रेनोलिटिक एजेंट है जिसको हम लोग स्टेज 3 या 4 की में यूज़ करते हैं या R1 डिसेक्शन के टाइम। स्टेज 3 क्या था? जब नोड पॉजिटिव था और स्टेज 4 क्या था? जब मेटास्टेसिस था। स्टेज 1 लेस देन 5, स्टेज 2 मोर देन 5। तो स्टेज 3, स्टेज 4 के केस में माइटोटेन हमें देना पड़ता है क्योंकि वो हाई रिस्क ट्यूमर होता है। दूसरा अगर R1 रिसेक्शन किया है तो ऐसे में हमें माइटोटेन यूज़ करना चाहिए। अब माइटोटेन यूज़ करते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि इसको थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है और इसका लेवल जो टारगेट लेवल होता है 14 से 20 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में रखना चाहिए। फिर हम बात करें रेडियोथेरेपी का, तो रेडियोथेरेपी का बहुत ही लिमिटेड रोल रहता है इन केस ऑफ एड्रेनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा और इसको तब करते हैं जब मार्जिन्स जो रहती हैं पॉजिटिव रहे और देयर और लोकल रिकरेंस का चांस रहे। फिर इसमें कीमोथेरेपी जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ईडीपी, एम। एम जो रहता है वो होता है माइटोटेन और ईडीपी में ई होता है ई टोपोसाइट, डी फॉर डॉक्सोरिबोसिन और पी फॉर सिस्प्लैटिन। ये मेटास्टेटिक या एडवांस डिजीज में यूज़ करते हैं। फॉलो अप की बात करें तो हम लोग हर ट्यूमर में जैसे करते हैं इसमें भी वैसे ही करते हैं कि हर 3 महीने पे बुलाएँगे पहले 2 साल के लिए पेशेंट को, फिर 6 महीने पे बुलाएँगे अगले 5 साल के लिए। अब मॉनिटरिंग करते कैसे हैं हम लोग? पेशेंट को सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं और बायोकेमिकल टेस्ट कराते हैं फॉर हार्मोनल सिक्रीशन। और अगर माइटोटेन थेरेपी दे रहे हैं तो माइटोटेन का लेवल चेक करते रहें। प्रोग्नोसिस की बात करें तो प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है। स्टेज 1 जिसमें 5 सेंटीमीटर से कम होता है उसमें 80% सर्वाइवल चांस है। अगर स्टेज 2 अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ा डिजीज़ है तो उसमें 60% सर्वाइवल चांस है। अगर नोड पॉजिटिव आ गया है तो 40% और मेट्स हो गया तो लेस देन 10% चांस है सर्वाइवल। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की बात करें तो क्या-क्या होता है? एक Ki-67 इंडेक्स होता है जिसमें अगर 10% से ज़्यादा अगर इसकी वैल्यू है तो देयर इज़ हाई चांस ऑफ प्रोलिफरेशन। दूसरा स्टेज डायग्नोसिस का ये जो स्टेज है। फिर तीसरा है मार्जिन स्टेटस, R0 रिसेक्शन किया है या R1 किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथा होता है फंक्शनैलिटी ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर फंक्शनिंग है या नॉन फंक्शनिंग है। रिसेंटली हम लोग मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग कर कर एसीसी को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें जो P53 जीन है, IGF-2 है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 और बीटा कैटेनिन म्यूटेशन उसके बेसिस पे। और उससे फ़ायदा क्या होगा? हम टारगेटेड थेरेपीज़ कर सकते हैं और इम्यूनोथेरेपी जो है उस पे ट्रायल्स भी चल रहे हैं।